अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज हमारा टॉपिक है दी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा कह सकते हैं बड़ा भी होगा, लेंथी भी हो जाएगा लेक्चर आपका, लेकिन ये है कि टॉपिक अंडरस्टैंडिंग वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको आप अंडरस्टैंड करें। कोई प्रॉब्लम इशू हो तो मेरे साथ ज़रूर डिस्कस करें। अच्छा, अब हमने क्या पढ़ना है आज? लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो आपको ये पता चले कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है क्या चीज़। ठीक है, ये है कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल। ठीक है, किस तरह से आपने जो है जैसे हम किसी चीज़ को स्टडी करते हैं तो पहले सिंपलर फॉर्म से करते हैं और फिर हम कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। तो इसी तरह ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कि हम सब एटॉमिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जो है हम उसमें स्लोली स्लोली जो है लेवल जो है इंक्रीज करता जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है ऑर्गेनिजम्स लेवल में। और जो फाइनल लेवल है वो ऑर्गेनिज्म लेवल है। ठीक है, एटॉमिक है, फिर मॉलिक्यूलर लेवल है कि मॉलिक्यूल्स बनते हैं, फिर ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब क्या है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वेरियस phenomena of life, biologists study the biological organizations at different levels and which are as follows। ठीक है, डिफरेंट लेवल पे हमने उसके फिनोमिना को, लाइफ को स्टडी करने के लिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टडी किए गए हैं और वो किस तरह से हैं वो है। सबसे पहले आपके पास है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। ठीक है, all types of matter are made up of elements and each element contains a simple kind of atoms। ठीक है, एटम्स जो है वो आपके पास एक इतना स्मॉलेस्ट यूनिट है that you can not even see it without any aid like microscope or something, उसके बगैर आप इसको स्टडी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इतना छोटा लेवल है। अच्छा, जो एटम और उसका पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये एक इमेजिनरी पिक्चर है जो साइंटिस्ट ने बनाई है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप देखें, सबसे पहले एटम्स आती हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलके जो है डिफरेंट जो है आपको ऑर्गेनिजम्स और मैटर जो है वो मिलके बनता है। दी एटम्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स and the most stable subatomic particles are electrons, protons and neutrons, and out of 92 kinds of elements that occur in the nature, 16 are called the bioelements। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब ये है कि एटम्स में सबसे पहले जो आपके पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं जो बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं। ठीक है, जिनको हम स्टडी कर सकते हैं, स्टेबल है, उनको हम पहचान सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज और भी बहुत से इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं पर उनको हम स्टडी ही नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टेबल नहीं है। वन मोमेंट में वो होते हैं, नेक्स्ट मोमेंट में वो नहीं है, उनकी एग्जिस्टेंस का पता नहीं है, कहाँ पे होते हैं, किस हिसाब से उनकी एग्जिस्टेंस है। ठीक है, तो मोस्ट स्टेबल यही है। अगर एलिमेंट्स को देखेंगे तो हम 92 टाइप्स ऑफ 92 काइंड्स ऑफ जो है आपके पास नेचुरल एलिमेंट्स हैं प्रेजेंट, उसमें से भी 16 आर दी बायो एलिमेंट्स। ठीक है, एंड दीज टेक पार्ट इन द मेकिंग द बॉडी और मैटर ऑफ ए living organism। Out of these bio elements, only 6 elements, which are the oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, calcium, and phosphorus, are 99% of total mass, and other 10, which is potassium, sulfur, chlorine, sodium, magnesium, iron, copper, manganese, zinc, and iodine, collectively make the 0.01% of the total mass। ठीक है, अब क्या है कि अब ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है। यहाँ पे 92 एलिमेंट्स है जो नेचुरली एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसमें बायो एलिमेंट्स हैं। बायो एलिमेंट्स का मतलब यही है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। ठीक है, मैटर को बनाते हैं बॉडी मैस के 92 हैं जिसमें से 16 जो है बॉडी मैस बनाते हैं। उसके अलावा 16 में से भी आपके पास जो 6 हैं वो जिनकी अमाउंट है 99% तक बॉडी मैस बनाते हैं। अदरवाइज जो 10 है वो जो है वो 0.01% तक, बहुत कम जो है बॉडी मैस जिसको वो बनाते हैं। ठीक है, बस इनकी इम्पोर्टेंट ज़रूर है। और ये जो सब नाम मैंने आपके सामने स्लोली स्लोली इसलिए लिए हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि ये सारे उनके सिंबल्स हैं और किसको क्या कहते हैं। आपने ये पढ़ा ही है तो आपको आसानी से लर्न भी कर सकेंगे आप इसको। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड inside the nucleus of an atom, while electrons orbit in energy electron shells and around the nucleus, and the number of the electrons in the outermost shell determines the manner in which atoms react with the each other। अब क्या है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो तो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर होता है। रिकॉलिंग मीन्स यही है कि आप इन चीज़ों को पहले स्टडी कर चुके हैं, मिडिल लेवल पे आपने ये साइंस में पढ़ा होता है सब कुछ। ठीक है, तो अब क्या है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो तो न्यूक्लियस के अंदर है। आपने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा है तो न्यूक्लियस के अंदर है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में आउटसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है,
और जितने हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बताते हैं कि अब इस एटम का बिहेवियर क्या होगा, इसका रिएक्शन क्या होगा, किस तरह से ये दूसरे एटम्स के साथ रिएक्ट करेगा, केटाइन बनाएगा, एनाइन बनाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा या अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, रिएक्शन किस कंडीशंस में होंगे। ठीक है, तो ये सारी जो बातें हैं ये हमें इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस बताती है और मोस्टली दी आउटर मोस्ट शेल में जितने हों। ठीक है, अब ये देखें बॉडी मास की पिक्चर आपके पास है, देखें किस तरह से बॉडी मास की जो है डिवीजन बताई है, जिसमें ऑक्सीजन 65% है। ठीक है, कार्बन आपके पास 18% है और ये हाइड्रोजन 10% है। तो इस तरह ये सब आपने जो है आपके पास ये कैलकुलेशंस हैं कि किस तरह से आपका इस डाटा को आपने अच्छे तरीके से लर्न करना है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ऑक्सीजन का और कार्बन का केस आ जाता है एमसीक्यूज में। ठीक है ना, ये ऑप्शंस आ जाते हैं, तो इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, इजी से हैं, थोड़े से आपको इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर आपके पास आ जाता है कि ए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कंपाउंड एंड दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल्स जो है वो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए कंपाउंड है। पूरा जो कंपाउंड एक बनता है उससे मॉलिक्यूल उसका एक पार्ट है, उसके बगैर नहीं बनता। वो उसी की प्रॉपर्टीज को भी इम्प्लीमेंट करता है कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी किसी कंपाउंड की। ठीक है, अगर उसमें वाटर प्रेजेंट है, अगर उसमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो वो बताएगा कि अब इस कंपाउंड की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एक सिंपल सी एक एग्जांपल देती हूँ, इट्स वेरी वेरी सिंपल। हम नमक हल करते हैं ना पानी में, तो अगर हम केमिकली उसको देखें तो हमारे पास जो NaCl है उसको हमने मिक्स कर दिया। अब NaCl जो है वो मॉलिक्यूल हो जाएगा क्योंकि उसमें 2 एटम्स हैं। ठीक है, वो मिल रही हैं आपस में, उसको हल कर रहे हैं हम वाटर में विच इज H2O। ठीक है, जब आप उसको मिक्स करें एज अगर हम देखें तो वो एक सोल्यूशन बन रहा है। ठीक है, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें NaCl बताता है कि अब ये नमकीन होगा, इसका सॉल्टी टेस्ट होगा। इसी तरह जब एक मॉलिक्यूल किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है, एक है, दो है, तीन है, उसके सब मॉलिक्यूल इस कैरेक्टरिस्टिक को बताएंगे कि अब इस कंपाउंड की क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी। ठीक है, अगर उसमें वाटर प्रेजेंट है इट मीन्स कि वो अब लिक्विड होगा। ठीक है, तो इस तरह जो है मॉलिक्यूल्स डिटरमिन करते हैं कि कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। नेक्स्ट हमारे पास रहता है मॉलिक्यूलर लेवल इन ऑर्गेनिज्म बायो एलिमेंट्स यूजुअली do not occur in isolated form। ठीक है, rather than they combine through the ionic or the covalent bonding and the stable particle formed by such bonding is called as the molecule और दी बायोमोलिक्यूल। ठीक है, अब क्या है कि हमें पता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स एटम्स जो हैं वो आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। वो आयनिक बॉन्ड से कंबाइन करें, चाहे वो जैसे NaCl में आयनिक बॉन्ड था, कोवलेंट बॉन्ड से कंबाइन करें। ठीक है, तो वो इस तरह से जो मॉलिक्यूल बनाएगा, जो भी आपका नेक्स्ट हमारे पास एंटिटी बनेगी इट विल बी मॉलिक्यूल, और ये एक स्टेबल एंटिटी होगी। ठीक है, और उसको बायोमोलिक्यूल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एन ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म बाय द इनर्मस नंबर ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। सो द मॉलिक्यूल्स आर द building material and are themselves constructed great variety construct greater complexity due to specific bondings arrangements. Biomolecules are classified as micromolecules and macromolecules। अच्छा, अब क्या है, सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जो ऑर्गेनिज्म है उनमें डिफरेंट इनर्मस टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल्स है, इवन वी कांट इवन काउंट देम। ठीक है, सो दीज मॉलिक्यूल्स आर द बिल्डिंग मटेरियल। आपको पता है कि वो डिफरेंट कंपाउंड्स और कंस्ट्रक्शन, जाहिर है कंस्ट्रक्शन ही है ना, डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेंगे तो उसमें मॉलिक्यूल हैं आपके पास प्रेजेंट, तो वो बिल्डिंग ब्लॉक लाके ब्रिक, जिस तरह से एक बिल्डिंग ब्लॉक है, बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए ब्रिक की ज़रूरत है, उसी तरह आपको मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत है कंपाउंड्स बनाने के लिए। एंड द माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स आर टू micromolecules and macromolecules are two different kinds of the molecules. A micromolecules with low molecular weight which is the glucose and water। ठीक है, micromolecules वो है जिनका low molecular weight होता है glucose और water के साथ। and the macromolecules are with the which is the larger molecular weight which have the higher molecular weight which is starch, proteins, lipids, etc। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनल एंड द सेल लेवल। ऑर्गेनल एंड सेल लेवल अब क्या है, ऑर्गेनल लेवल अब डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स असेंबल इन ए पर्टिकुलर वे एंड फॉर्म द ऑर्गेनल्स एंड द ऑर्गेनल्स आर एक्चुअली subcellular structures and when they assemble together units of the life that is cells are formed। ठीक है, अब ऑर्गेनल्स के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिलके ऑर्गेनल्स बना देते हैं, और जब वो ऑर्गेनल्स आपस में मिलती हैं और स्पेशल या स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं वो यूनिट ऑफ लाइफ सेल बना देती है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, वो सेल है। ठीक है,
तो ऑर्गेनल से मिलती हैं वो सेल बनाती हैं। देन ईच टाइप ऑफ द ऑर्गेनल इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शंस। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पेशलाइज्ड फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन होगी माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, एंड इन दिस वे द functions of the cell are is accompanied by these specialized structures. It is example of division of labor within the cell। ठीक है, अब क्या है कि ऑर्गेनल्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनल्स के डिफरेंट फंक्शंस हैं। अब वो जब ऑर्गेनल्स अपने फंक्शन परफॉर्म करें, इट मींस ओवरऑल सेल का ही फंक्शन हुआ ना, वो सेल ही परफॉर्म कर रहा है जो फंक्शन। सो इन केस ऑफ अगर हम प्रोकैरियोट्स एंड द मोस्ट प्रोटिस्ट देखें, द एंटायर ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल। ठीक है, अगर हम प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्ट को देखें, इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि सिंपल एक ही सेल होता है, मोस्टली जो है वो एक ही सेल होता है। जबकि अगर हम देखें दूसरे लेवल जिसमें फंजाई है, एनिमल्स हैं एंड प्लांट्स हैं, ये ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट मेड अप ऑफ द ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। इतने मल्टी सेलर होते हैं कि इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा सेल, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब सेल वो लेवल है ना जिसको आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। ठीक है, यानी माइक्रोस्कोप के बगैर तो नहीं देख सकते, लेकिन आप उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी कर सकते हैं। सेल अब वो लेवल आ गया कि उसको आप एटलीस्ट माइक्रोस्कोप की हेल्प से सही, लेकिन उसको देख ज़रूर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ा इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि आप उनको इजीली स्टडी कर पाएंगे। नेक्स्ट है इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और द ऑर्गेनिज्म सिमिलर सेल्स लाइक performing the similar functions are organized into the groups and they call the tissues। ठीक है, तो सेल्स का ग्रुप क्या है, उसको टिश्यूज कहेंगे। ठीक है, आप देखिए हर चीज़ स्मॉल लेवल से हम स्टार्ट हो रहे हैं, एक चीज़ कंबाइन करें नेक्स्ट लेवल बन जाता है, वो कंबाइन करते हैं उससे नेक्स्ट लेवल बन जाता है। ठीक है, तो इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, आपको सिर्फ डेफिनेशन अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। कुछ एग्जाम्पल जो है 1 और 2 एग्जाम्पल आपको हर लेवल में ज़रूर कोट करनी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब क्या है कि डिफरेंट सेल्स जो है वो आपस में ग्रुप करेंगे तो मिलके हमारे पास टिश्यूज बना देते हैं। ठीक है, टिश्यूज डिफाइन एज अ ग्रुप ऑफ द सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्पेशलाइज्ड फंक्शन। ठीक है, स्पेशल फंक्शन वो परफॉर्म करेंगे। ईच सेल इन अ टिश्यू कैरीज ऑन इट्स ऑन लाइफ प्रोसेस दैट इज लाइक cellular respiration, protein synthesis, but also carries on some special processes related to the functions of the tissues। ठीक है, so there are different types of the plant tissues, that is epidermal tissue, crown tissue, animal tissues are also of different types of the nervous tissues, muscular tissues। so क्या है कि different cells जो है वो मिलके different tissues बना देते हैं। ठीक है, अब जो cells है हमने पढ़ा है कि हर cell का अपना function भी है। ठीक है, तो हर सेल अपना फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वो इस तरह से भी परफॉर्म कर रहा है कि पूरे टिश्यू का एक फंक्शन है। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास अब यहाँ पे एग्जांपल्स हैं कि फंक्शंस ऑफ द टिश्यूज, किस तरह से एग्जांपल है कि अगर हम प्लांट्स में देखें तो हमारे पास एपिडर्मल टिश्यूज हैं। ठीक है, जो उसके आउटर मोस्ट के जो सरफेस के टिश्यू हैं, ग्राउंड टिश्यूज हैं, उनके अपने अलग अलग फंक्शंस हैं, और इनके अंदर जो सेल्स हैं उन सेल्स के अपने फंक्शन हैं। इसी तरह अगर आपके पास नर्वस टिश्यूज हैं, मस्कुलर टिश्यूज हैं, ठीक है, एनिमल्स के केस में, तो मस्कुलर टिश्यूज या नर्वस टिश्यूज में नर्वस सेल्स है, नर्वस टिश्यू में नर्व सेल्स या नर्वस, आपने ये पढ़ा हुआ है कि नर्व सेल्स होता है, तो उसके अपने अलग से फंक्शन है। ठीक है, इसी तरह मस्कुलर टिश्यू में अगर मसल्स देखें तो डिफरेंट मसल्स की टाइप्स हैं, स्मूथ हैं, कार्डियक हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं मसल्स की, स्केलेटल मसल्स हैं, तो सबके डिफरेंट हैं, वो जब मिलते हैं तो डिफरेंट टिश्यूज बनाते हैं। नेक्स्ट इज दी organs and the organ system level। In higher multicellular organisms, more than one of the tissues having the related functions are organized to form the together and make unit which is called the organ. And different tissues of an organ performs their specific functions, and these functions are collectively become the function of the organ। अब क्या है कि टिश्यूज जो हैं they are combined to form the organs। ठीक है, so organ and the organ systems, tissues combine to form the organs, and पूरे a complete organ have a different types of the tissues, they perform their function and which is related to the organ function of the organ। for example, the stomach is an organ specialized for the digestion of the proteins and storing food। so two major types of the tissues are present in this structure, which is the epithelial glandular tissue secretes the gastric juice for the digestion of the proteins, and the muscular tissues performs the contraction of the stomach walls for grinding of the food and the moving food to posterior ends। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास क्या है कि जो organs हैं, organs में क्या है कि different organ systems हैं जो क्या करेंगे कि epithelial tissues
स्टमक है अगर हमारे पास, तो स्टमक में टू टाइप्स ऑफ द टिश्यूज हैं. टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर द एपिथेलियल टिश्यूज एंड द मस्कुलर टिश्यूज. अब एपिथेलियल टिश्यूज में क्या है, ग्लैंडुलर ऑर्गन है. सो ग्लैंडुलर मीन्स दे गोना secrete something, ठीक है. सो they will secrete the gastric juice for the digestion of the proteins. And the muscular tissues is the second type of the tissues present in the stomach. It will do the contractions of the stomach walls for the grinding of the food and moving the food or to the posterior end. So the, yeah, you can see that you have the two types of the tissues in an organ, so they're gonna perform their own function, and the overall function will be the function of a stomach. Go to performs their specific functions, and which collectively become the function of the stomach. The next level of the organization in the multicellular organisms is the organ system. Organ system level is that where the different organs performing related functions are organized together in the form of an organ system. And in an organ system, each organ carries out its own specific function, and the functions of all organs appear as the functions of the organ system. For example, digestive system is an organ system that carries out its function. Okay, so organ system we have the different organs. अब इसमें different organs होंगे जो मिलके अपना function perform करेंगे, ठीक है. तो क्या है कि जैसे अगर हमारे पास अब डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक भी है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी है, लार्ज इंटेस्टाइन भी है, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ठीक है. लेकिन पूरा जो सिस्टम बनेगा हमारे पास वो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा. तो डिफरेंट ऑर्गन्स तो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि डाइजेशन हो रही है फूड की, कंप्लीट फंक्शन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो परफॉर्म हो रहा है, ठीक है. सो द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन विच इज़ द मेजर ऑर्गन, its framework are oral cavity, stomach, small intestine, large intestine, liver and pancreas. All these organs help in the process of digestion. पूरा फंक्शन डाइजेशन जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का है, लेकिन अब ये जो सारे इसमें आपने देखे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज, स्टमक, ओरल कैविटी, पैंक्रियास, लिवर, ये सब ऑर्गन्स हैं जो अपने फंक्शन परफॉर्म करें, लेकिन ओवरऑल फंक्शन डाइजेशन का हो रहा है, ठीक है. The organ system level is less complex in plants, that is root system, as compared to the animals, and this distribute a great range of the functions and the activities of the animals that are not in plants. So क्या है कि आपको पता है कि ऑर्गन सिस्टम जो है वो प्लांट्स में इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बिकॉज आपके पास रूट सिस्टम है. उसका रूट का थोड़ा सा सिस्टम होगा कि किस तरह से वो एब्जॉर्प्शन कर रहा है या डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. उसके स्टेम में क्या हो रहा है थोड़ा सा वो हो जाएगा, उसके फ्लावर में क्या हो रहा है, ठीक है. बट एनिमल्स में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, क्योंकि उसकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं. उसने मूव भी करना है, उसने ठीक है वॉकिंग भी करनी है, ईटिंग भी करनी है, फाइटिंग भी है. डिफरेंट टाइप्स हैं जो एनिमल ने परफॉर्म करनी है, उसकी एक्टिविटीज़ हैं. तो प्लांट्स की जो अगर आप एज टू कंपेरिजन करें तो फिर आपके पास एनिमल्स से मोर कॉम्प्लेक्स है. लेकिन अगर आप प्लांट के सिस्टम्स देखें ना तो ये देखने में जस्ट लाइक रूट सिस्टम, स्टेम सिस्टम और फ्लावर बस. लेकिन जब हम इसको डिटेल्ड में स्टडी करते हैं, क्योंकि आपको पता है इट्स माय सब्जेक्ट, सो जब आप इसको डिटेल में स्टडी करते हैं, डिफरेंट उसमें जो प्रोसेसेस हैं, फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि किस तरह कितने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस जो हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में जो है वो हो रहे हैं. और हमें ऐसे लगता है अच्छा ये पौधा है, इसके ये लीव्स हैं, ये फ्लावर्स हैं, बस ये काम हो गया. लेकिन इतने कॉम्प्लेक्स जो हैं उसमें प्रोसेसेस हैं जो हो रहे हैं, और ये ऑटोमेटिक हैं, ठीक है ना. अल्लाह ताला ने बनाए, वो खुद ब खुद हो रहे हैं. उनको कुछ कंडीशंस की ज़रूरत है, एनवायरनमेंट है, एयर है, वाटर है, ठीक है. तो लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं अगर आप उसको डिटेल में स्टडी करें. नेक्स्ट है इंडिविजुअल लेवल. डिफरेंट ऑर्गन्स एंड द ऑर्गन सिस्टम्स आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल ऑन द ऑर्गेनिज्म लेवल, ठीक है. अब ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जब मिलते हैं तो हमारे पास इंडिविजुअल लेवल बनता है कि एक ऑर्गेनिज्म पूरा बन जाता है, ठीक है. ऑर्गेनिज्म द फंक्शंस, प्रोसेसेस एंड द एक्टिविटीज ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स एंड द ऑर्गन सिस्टम्स are coordinated. For example, where a man is engaged in a continuous and hard exercise, not only his muscles are working, but also there is an increase in the rate of the respiration and heartbeat. अब अगर कोई इंसान एक्सरसाइज कर रहा है तो उसका मतलब यही नहीं कि बस उसके मसल्स उसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है. आप ये नहीं कह सकते कि जस्ट मसल्स आप मूव कर रहे हैं तो बस उसमें हो गया कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन.
इसमें बहुत बड़ा रोल उसकी रेस्पिरेशन का है, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए हर सेल को। बहुत बड़ा रोल हार्ट बीट का है, क्योंकि ब्लड चाहिए हर सेल को। तो फिर अब जब तक ब्लड अपना हार्ट जो है ब्लड पंप नहीं कर रहा, रेस्पिरेशन नहीं हो रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, आप एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते। तो पूरी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके फंक्शन परफॉर्म करेंगे, ये अलग अलग काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, कोलैबोरेशन करेंगे तो फिर ही काम हो सकता है। दिस एक्सेलरेटेड रेट ऑफ द रेस्पिरेशन एंड द हार्ट बीट सप्लाइज द मोर ऑक्सीजन एंड द फूड टू द मसल्स एंड विच दे नीड फॉर कंटिन्यूस वर्क। ठीक है, वही बात जो मैंने आपको बताई है कि ऑक्सीजन भी चाहिए, ब्लड भी चाहिए, ब्लड फूड है ना सेल्स की, तो फूड भी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है पॉपुलेशन लेवल, विच इज़ आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स क्या होगा कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आपस में मिल जाते हैं। बियोलॉजिस्ट एक्सटेंड देयर स्टडीज टू द पॉपुलेशन लेवल एंड वेयर द स्टडी देयर interactions among the members of the same species, ठीक है, living in the same habitat. So a population is defined as a group of the organisms of the same species located at the same place in the same time. Population यही है कि organisms का group है, वो रह रहे हैं different individuals same place में, same level पे, similar organisms, ठीक है। तो ये इसमें same time पे, उसी time पे, तो उसको क्या कहेंगे population। For example, तीन चीज़ें आपने इसमें ध्यान में रखनी है कि same types of individuals होगी, इट मीन्स अगर इंसान है तो आप ह्यूमन बींग्स को लेंगे तो वही हैं, ठीक है। सेम टाइम होगा, एक ही टाइम में वहाँ पे रहेंगे, और सेम प्लेस में, ये तीन चीज़ें अगर सेम होंगी तो फिर लेवल ऑफ पॉपुलेशन है, अदरवाइज वो लेवल ऑफ पॉपुलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे अगर इंसान है और साथ में कुछ जानवर हैं तो वो उनकी जो है ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं हो सकती, इट विल बी डिफरेंट पॉपुलेशन। देन same time same population, for example the human population in Pakistan is 2010 comprised of the 173.5 million 173.5 million individuals according to the Ministry of the Population Levels are गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान। ठीक है, तो ये आपके पास कितनी पॉपुलेशन है, ये तो बहुत पुराना एक सर्वे है कि 2010, नाउ इट्स 2020, 10 साल की बात है। तो इतनी पॉपुलेशन, तो अब ये ह्यूमन पॉपुलेशन है जो हमने एक जगह पे लाइक पाकिस्तान में उसको चेक किया, सेम टाइम में मीन्स 2010 में हमने उसको देखा है। ठीक है, और सेम टाइप इंडिविजुअल मीन्स हमने सिर्फ ह्यूमन बींग्स को काउंट किया है, एनिमल्स को नहीं काउंट किया, बर्ड्स को नहीं काउंट किया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास स्पीशीज इज डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, अब ये स्पीशी की डेफिनेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत ज़्यादा पेपर में इसके आने के क्या, ये आती बहुत ज़्यादा ही ये क्वेश्चन आस्क किया जाता है पेपर्स में। ठीक है, habitat means the area of the environment in which the organism lives, और habitat जो है it is habitat या इस तरह नहीं, it's habitat। ठीक है, so habitat is that area which means where the ऑर्गेनिजम्स लिव, जहाँ हम रहते हैं वही हमारा एरिया, उसको हैबिटेट कहते हैं। जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, जिस तरह की कंडीशन में हम रहते हैं, ठीक है, उसको हैबिटेट कहते हैं। लाइक हम वाटर में कहते रहते हैं, या हम जो है टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं, हम पहाड़ों में रहते हैं, या हम ठंडे इलाके में रहते हैं, या गर्म, तो ये हैबिटेट होता है। ठीक है, और स्पीशी में ये है कि ग्रुप है इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपने ज़रूर यूज़ करने के, ऑर्गेनिजम्स इंटरब्रीड करते हैं, आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, न्यू ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। अनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूसेस द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, फर्टाइल्स मींस कि वो भी दोबारा से नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो इस अगर ये दो कंडीशन कंप्लीट होंगी देन इट विल बी स्पीशीज, अदरवाइज इट विल नो लॉन्गर स्पीशी लेवल। ओके, नेक्स्ट इज द कम्युनिटी लेवल। अब कम्युनिटी क्या, आपको पता है कि कम्युनिटी में डिफरेंट जो है, अगर आप इंसानों की कम्युनिटी को भी देखें ना तो वो एक यही होता है कि अच्छा ये मुस्लिम कम्युनिटी है, ये नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है, सेम कॉन्सेप्ट है। इसी तरह के पॉपुलेशन का अब लेवल इंक्रीज हो जाएगा। कम्युनिटी इज एन असेंबलेज ऑफ द डिफरेंट पॉपुलेशंस, ठीक है, इंटरेक्टेड विद वन एंड अदर विद द सेम इन्वायरमेंट। ठीक है, जैसे अगर हम एक फॉरेस्ट की एग्जांपल लेते हैं तो इसमें क्या है, ये कम्युनिटी है, बिकॉज इसको पॉपुलेशन नहीं कह सकते। अब इसको आप थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके समझने की कोशिश करें कि हम फॉरेस्ट को पॉपुलेशन लेवल नहीं दे सकते, वो कम्युनिटी लेवल है। अब वो किस तरह से कम्युनिटी लेवल है, बिकॉज आप देखिए वहाँ पे एनिमल्स भी हैं, वहाँ पे बर्ड्स भी हैं, वहाँ ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं। ठीक है, ये सब तीन डिफरेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। प्लांट्स की पॉपुलेशन अलग है, बर्ड्स की पॉपुलेशन अलग है, एनिमल्स की पॉपुलेशन अलग है, और अगर वहाँ पे ह्यूमंस हैं तो उनकी पॉपुलेशन अलग है। तीन चार चीज़ें अब अलग अलग पॉपुलेशन है। इट इंक्लूड्स द डिफरेंट प्लांट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाई, एनिमल स्पीशीज। कम्युनिटीज आर कलेक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन विच वन पॉपुलेशन में इंक्रीज एंड अदर में डिक्रीज। ठीक है, ये भी हो सकता है कि एक पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है तो दूसरी पॉपुलेशन क्या करेगी, डिक्रीज करेगी।
सो कम्युनिटीज़ में क्या है कि डिफरेंट पॉपुलेशंस एक दूसरे के साथ रहती हैं, ठीक है। आप देखें फंजाई हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स, सब अलग अलग पॉपुलेशंस हैं। कम्युनिटीज़ आर कलेक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन विच वन पॉपुले अच्छा ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद क्या है, सम कम्युनिटीज़ आर कॉम्प्लेक्स, फॉर एग्जांपल ए फॉरेस्ट इज ए वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। ए पॉन्ड कम्युनिटी इट्स ऑल्सो वेरी कॉम्प्लेक्स। पॉन्ड कम्युनिटी में आप देखें जस्ट फिशेस तो नहीं हो सकती ना पॉन्ड में। पौंड में एल्गी है जिसको हम काई कहते हैं ना, वो भी है पौंड में। पौंड में फंजाई है। पौंड में प्लांट्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, छोटे छोटे भी हैं, बड़े बड़े भी हैं, ठीक है। सो इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज की टू मेजर एग्जांपल्स हैं। अदर कम्युनिटीज मे बी सिंपल, लाइक फॉलन लॉन्ग विद द वेरियस पॉपुलेशन अंडर इट। तो ये भी हो सकता है कि कुछ सिंपल सिंपल हों, जैसे अब फॉलन लॉग विच इज विद वेरियस पॉपुलेशंस अंडर। फॉलन लॉग है आपके पास। लॉग आपने देखी है कभी, लकड़ी को कहते हैं, जो गोल लकड़ी बड़ी वाला पीस होता है ना, उसको कहते हैं लॉग। तो अब क्या है कि अगर कोई लॉग का पीस गिर गया, फॉलन लॉग मीन्स जो टूट गया है, दरख्त से टूटा है या जिस तरह से, ठीक है, या उसको काट के रखा है, तो वो लॉग है। अगर वो टूट गया पीस, उसके पास उसके अंडर भी बहुत सी उसके पास जो है वो सिंपलेस्ट कम्युनिटी होगी, उसके अंदर कुछ कीड़े मकोड़े कुछ इस तरह की चीज़ होंगी, तो वो फिर क्या है, वो उसकी एक सिंपलेस्ट कम्युनिटी, बिकॉज द नंबर एंड साइज ऑफ द पॉपुलेशन इज लिमिटेड। सो उसमें लिमिटेड सा साइज है। सो चेंज इन दी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स may have the drastic and the long lasting effects। तो जो हमारे पास बायोटिक आपको पता है लिविंग लिविंग जो मैटर है हमारा, और ए बायोटिक जो है वो नॉन लिविंग मैटर है। तो क्या है कि ये भी आपके पास एक बहुत ज़्यादा जो है वो है कि क्या कहते हैं उसको, फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं हमारे पास कम्युनिटी डिफरेंट लेवल्स को। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है बायोस्फीयर लेवल विच इज़ द लास्ट लेवल नाउ। अच्छा, अब इसमें क्या है कि द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहैबिटिंग द ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटीज इज नाउन एज द बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर मैं आपको बताऊं, बायो और स्फीयर, बायो मींस लाइफ, आपको पता है। बायोस्फीयर जो है अर्थ का वो पोर्शन है जिसमें लिविंग वर्ल्ड है, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड है तो इसका मतलब है कि उसमें सब टोटल सब कम्युनिटीज आ जाएंगी। अब हमने पॉपुलेशंस को नहीं लेना, सिंपल इंडिविजुअल्स को नहीं लेना, कम्युनिटीज, हर तरह की कम्युनिटीज आ जाएंगी उसमें, जैसे कंट्रीब्यूट सी ऑल इकोसिस्टम, ठीक है, तमाम इकोसिस्टम उसमें आ जाएंगे। एरियाज विच द लिविंग ऑर्गेनिजम्स interact with the each living components of the environment and also called the जोन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, ठीक है, कि लिविंग इन्वायरमेंट इंटरेक्ट कर रही है अपनी नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ, वो एरिया, तो उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। अच्छा, अब यहाँ पे डेफिनेशन है दो तीन, आपने उसको मिक्स नहीं करना। बायोस्फीयर जो है उसमें आपके पास डिफरेंट कम्युनिटीज, द फर्स्ट लाइन यू सी द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहैबिटेड बाय द ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटीज इज कॉल्ड बायोस्फीयर। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है इकोसिस्टम की। आपने ये नहीं समझना कि ये बायोस्फीयर की डेफिनेशन, इट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम, areas where the living organisms interact with the non-living components of their environment, also called the zone of the life on the earth. It is known as the um, ecosystem, ठीक है। सो अब ये था हमारे पास बायोस्फीयर। मुझे पता है कि थोड़ा सा आपको लिए मुश्किल होगा लेवल, क्योंकि हमने आज एक तो डिटेल में पढ़ा और एक हमने सब लेवल्स को आज ही कर लिया। बट आप इसको एक दफ़ा रीड करेंगे ना दोबारा, फिर लेक्चर को तो 2 दफ़ा 3 दफ़ा बार बार सुनेंगे ना, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्या है, ठीक है। और अगर फिर भी उसके अलावा आपको किसी भी तरह का इशू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको कहती हूँ हर वक्त कि आप मेरे साथ डिस्कस किया करें, कमेंट्स में बताएं, लाइव सेशंस करना चाहते हैं वो कर लें। उसके अलावा अगर आप ऑनलाइन क्लासेस भी लेना चाहते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी दे रही हूँ। उसके लिए अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवानी है तो वो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह मुझ पे इंस्टा से कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट्स में बता दें कि आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, मैं आपको बता दूं कि आपने आगे क्या करना है और किस तरह से आप जो है वो मूव आउट कर सकते हैं और इजीली। और मैं आपको बता दूं ये फ्री ऑनलाइन क्लासेस है, मैंने कोई उसका वो नहीं रखा है, ठीक है। बाद में रख लूँ तो वो अलग बात है, लेकिन वो फ्री ऑनलाइन क्लासेस हैं, ठीक है। तो आपके लिए फेवरेबल रहेगा कि फ्री ऑनलाइन ट्यूशन ले लें आप, अगर पढ़ना चाहते हैं, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, क्योंकि इतने मंथ से जो है वो आप लोग फ्री हैं, घर में बैठे हैं, तो स्टडी से बिल्कुल कट गए हैं, तो ये बहुत एक जो है बैड इम्पैक्ट है। दुआ है कि अल्लाह ताला इन प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द सॉल्व कर दे। सो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें,
कोई भी प्रॉब्लम है, इशू है, मेरे साथ ज़रूर डिस्कस करें। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलें, बिकॉज उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है, ठीक है। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब तो आपने करना ही है, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको इतने अच्छे जो है डिटेल्ड लेक्चर्स नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो आपने इसको सब्सक्राइब करना है, बेल बटन को ज़रूर क्लिक करना है, ताकि आप आपको लेक्चर्स भी मिलते रहें। सो टेक केयर, टिल देन, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।